हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 7 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2024 के न्यूज़ आर्टिकल्स जो मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल से। आज की पहली न्यूज़ आर्टिकल है ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू नेक्सस ऑफ ग्रीड। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा देखी गई है उसको लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है इलीगल जो ट्री का कटिंग किया जाता है, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, और करीब 6000 से ज़्यादा जो ट्रीज हैं उनको काटकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई। ये कहीं न कहीं इको टूरिज़्म का जो आइडिया है उसको डिफीट करता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को एक क्लासिक केस माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि नेक्सस पाई गई बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स वर्किंग टू रैंसैक एनवायरनमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये क्लासिक केस है जो ये बताता है कि किस तरह से पॉलिटिशियन और जो वन अधिकारी हैं वो आपस में मिलके उस शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन्स के लिए एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। ये जो केस है ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर बताता है, ह्यूमन ग्रीड डिवास्टेटिंग वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डोबे ऑफ टाइगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर का एक बहुत बड़े लेवल पे एक रिज़र्व माना जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टाइगर कॉर्बेट रिज़र्व पार्क में पाए जाते हैं। और कॉर्बेट रिज़र्व पार्क का एक तरह से जो नाम है वो टाइगर रिज़र्व भी इसलिए है क्योंकि टाइगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है और टाइगर पे स्पेशल फोकस करके यहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है वो प्रमोट की जाती है। और ऐसे इतना रिनाउंड और इतने इम्पोर्टेंट इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में जब इस तरह से ह्यूमन ग्रीड देखी गई और जो नेक्सस देखा गया नेताओं का और ऑफिशियल्स का, वो बहुत ही पुअर कंडीशन दिखाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 बेंच की जज थी उनके द्वारा कहा गया। कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कि एक स्पेशल कमिटी बनाई जाए जो स्टडी करेगी और रिकमेंड करेगी कि क्या टाइगर रिजर्व के जो चारों ओर एक कोई बफर एरिया है उसमें जो टाइगर सफारी है वो अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। टाइगर एरिया के अराउंड कुछ बफर एरिया छोड़ा जाता है, उसमें अभी के आज के डेट में टाइगर सफारी की जाती है। तो यहाँ पर टाइगर सफारी की एक्टिविटीज़ जो हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ गया है टाइगर रिजर्व के अराउंड, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको बंद कर देना चाहिए। ये एक स्पेशल कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बनाए और वो कमिटी रिकमेंड करे कि आगे किस तरह से इसके लिए स्टेप लिए जाने चाहिए। जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ हैं, ये एक तरह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में डस्टबिन में डाल दिए गए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और कमर्शियल गेन्स के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रीज़ हैं वो कट किए गए। जजमेंट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को अप्रूव करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने सीबीआई को अप्रूव किया है कि सीबीआई एक तरह से इन्वेस्टिगेट करे, इस केस को आगे लेकर जाए और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करे। और जो प्रपोज्ड स्पेशलाइज्ड कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा बनाई जाएगी उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव रखे जाएं। ये रिकमेंडेशन है कोर्ट की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके रिप्रेजेंटेटिव रखे जाने चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो। तो ये सारे लोग मिलके इस कमिटी में बैठे और जो भी कार्रवाई आगे की जानी है उसको लेके अपना फाइनल रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करें। और ये जो कमिटी है ये जितना भी डैमेज हुआ है पिछले सालों में, जो 6000 ट्रीज गिराकर जो वहाँ पर रिजॉर्ट मशरूम की तरह पनपने लगे और बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बन गई, तो उसका जो डैमेज है पूरी तरीके से जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसको एसेस किया जाएगा एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय कॉर्बेट रिजर्व ग्रीन कवर, और उसको क्वांटिफाई किया जाएगा और कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ
डेलिक्वेंट पर्सन एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। तो कौन से लोग और कौन से ऑफिशियल्स इस काम में संलिप्त पाए जाएंगे, तो उन्हीं लोगों से जो इसका डैमेज है वो वसूल किया जाएगा। कोर्ट सेड कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दीज एरेंट इंडिविजुअल एंड पब्लिक ऑफिशियल्स। द मनी वुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, और जितना भी वसूला जाएगा उनसे इसका कंपेंसेशन, वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के काम के लिए ही यूज किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जा सकता है, जिसमें जो फॉरेस्ट को कमर्शियल गेन्स के लिए जो भी ऑफिशियल्स या नेता एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्हीं से ये इसका कॉस्ट वसूला जाए और इसको फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के काम में लगाया जाए। इन केस ऑफ कमिटीज रिकमेंडेशन, अगर कमिटी की रिकमेंडेशन टाइगर सफारी के फेवर में आती है कि टाइगर रिजर्व के पेरिफेरल एरिया में टाइगर सफारी की जाए, देन इट शुड रिकमेंड गाइडलाइंस कि उस सफारी को कैसे फाइनली किया कराया जाएगा। अगर कमिटी बोलती है कि टाइगर सफारी टाइगर रिजर्व के पेरिफेरल एरिया में या बफर जोन में कराई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो किस तरह से कराई जाएगी, उसका एसओपी और उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस भी वो कमिटी दे, ऐसा कोर्ट के डिसीजन में है। गाइडलाइंस वुड बी अप्लाइड ऑन ए पैन इंडिया बेसिस, और इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व में उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, जिससे कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी गई हैं, जो इस केस में बहुत ही एक क्लासिक केस माना जा रहा है इस केस को, तो वो सारे इंडिया में टाइगर रिजर्व में अप्लाई की जा सके, ऐसी गाइडलाइंस देनी है उस स्पेशलाइज कमिटी को। कोर्ट ने और बोला है कि जो सफारी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पाखरो जोन ऑफ कॉर्बेट रिजर्व में एक पाखरो जोन है, वहां पर जैसी सफारी चल रही है उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाउएवर जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उसको ये डायरेक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा टू एस्टैब्लिश एन एनिमल रेस्क्यू सेंटर इन द विसिनिटी ऑफ द सफारी। तो जहाँ भी टाइगर सफारी हो रही है वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाए, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कोर्ट ने। तो एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है ये सुप्रीम कोर्ट का फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन कॉर्बेट पार्क। और अगर ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे इसको अप्लाई किया जाएगा, तो ये एक बहुत ही एक एनवायरमेंट को लेकर एक पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा, अगर इतनी ही सीरियसली से सरकार भी इस पे एक्ट करे। इसी से रिलेटेड इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि जो टाइगर रिजर्व के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें बहुत सारे कॉर्बेट के अराउंड रिजॉर्ट पिछले कुछ सालों में बन गए, जिसकी वजह से उन रिजॉर्ट्स में जो म्यूजिक का लेवल है वो नॉर्मली काफ़ी लाउड रहता है, जो वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं उन पे असर डालता है। तो म्यूजिक इज प्लेड एट वेरी लाउड वॉल्यूम विच कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द हैबिटेट ऑफ द फॉरेस्ट, ये यहाँ पर बात की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है मशरूमिंग ऑफ रिजॉर्ट्स अराउंड टाइगर रिजर्व एंड दे आर यूज एज ए चॉइस वेडिंग डेस्टिनेशन, और उन रिजॉर्ट्स में काफ़ी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, और लाउड म्यूजिक की वजह से वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स को नाइट के टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से एनिमल अगर अपने फॉरेस्ट रिजर्व से बाहर आते हैं तो उससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बढ़ रहा है। तो पिछले कुछ समय में जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की घटनाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी हाथ माना जा सकता है। कोर्ट सेड unbridled growth of forest resorts near protected forest for only commercial gains destroyed the delicate ecological balance of the area। यानी जो रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बने हैं केवल कमर्शियल गेन्स के लिए, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है पूरे इकोसिस्टम का उसको डिस्टर्ब कर दिया है इस एक्ट ने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देनी है, या कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिकमेंडेशन मांगी है कि नंबर और कितने क्वांटिटी में जो रिजॉर्ट्स हैं वो बफर एरिया में आने चाहिए, और किस तरह के रिजॉर्ट्स बफर एरिया में आने चाहिए जो कि परमिट किए जाएं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। मतलब अगर टाइगर रिजर्व का एक एरिया गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो इसके कितने एरिया के बाहर ही रिजॉर्ट्स बनाए जाएं और किस तरह के रिजॉर्ट्स बनाए जाएं जो ज़्यादा जो म्यूज़िक की एक्टिविटी है या जो फॉरेस्ट लाइफ को डिस्टर्बेंस करने वाले एक्ट हैं वो कम से कम हो। तो इस जोन में किस तरह के रिजॉर्ट्स आने चाहिए और कितने रिजॉर्ट्स आने चाहिए, ये जो रिकमेंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से मांगी गई है कोर्ट के द्वारा। As to how much area from the boundary of the protected forest there should have restriction on noise level and what should be those permissible noise level, कितना noise level maintain किया जाए, डेसिमल कितने डेसिमल नॉइज लेवल होते हैं, डेसिमल में मेजर किया जाता है,
तो नॉइज़ लेवल कितने लेवल पे होना चाहिए और कितने एरिया में होना चाहिए, और टाइगर रिज़र्व से कितने दूर पे ही रिज़ॉर्ट्स को बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए। ये पूरी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने माँगी है। सेकंड न्यूज़ है पाकिस्तान और आईएमएफ को लेके। आईएमएफ के पास पाकिस्तान बार-बार अपने जो कर्ज़े हैं, उसको उसका इंटरेस्ट देने के लिए और अपना खर्चा पानी चलाने के लिए बार-बार जा रहा है। तो इंडिया ने इन नॉर्मली इंडिया का जो रुख रहा है पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर, नॉर्मली जब भी आईएमएफ में ऐसी वोटिंग होती है तो इंडिया एब्सटेन करता है। इंडिया उसमें कोई अपने अपनी तरफ से हाँ या ना नहीं बोलता। लेकिन पिछले जनवरी में जब ये आईएमएफ ने लोन एग्री किया था पाकिस्तान को देने के लिए, तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही क्लियरली बोला है कि आईएमएफ ये इंश्योर करे कि जो भी पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा है, वो पाकिस्तान अपने डिफेंस बिल या डिफेंस के जो इक्विपमेंट है, उनको खरीदने में ना यूज़ करे, और जो पुराने लोन गए हैं, उनके इंटरेस्ट को देने में ना यूज़ करे। तो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट का जो एफर्ट है इंटरनेशनल फंड बटोरने में, उसके लिए ही ये जो पूरा मुद्दा है, ये देखा जा रहा है। तो इंडिया का एक टफ स्टैंड इसे माना जा सकता है। स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ऐसा इंडिया का कहना है कि जो भी इमरजेंसी फंड आईएमएफ दे रहा है पाकिस्तान को, उसके फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उन फंड का जो चैनलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है, उसको क्या यूज़ किया जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, वो आईएमएफ को देखना चाहिए। इंडिया ने एक बोला है कि स्ट्रेसिंग दैट सच फंड्स मस्ट नॉट बी रीडिप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स और रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। या तो पुराने जो बिल हैं पाकिस्तान के, उनका रीपेमेंट करे, अगर यूज़ रीपेमेंट में अगर यूज़ किया जाएगा आईएमएफ के पैसे का, या अपने डिफेंस बिल डिफेंस इक्विपमेंट परचेज में किया जाएगा, तो वो उसका गलत या मिसयूज ऑफ फंड्स हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ को ये देखना चाहिए। आईएमएफ ने रिसेंटली $3 बिलियन का जो कर्जा है वो पाकिस्तान का अप्रूव किया है, और इसी 3 बिलियन का जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, इसके दौरान इंडिया के द्वारा ये बोला गया। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आईएमएफ में, वो है मिस्टर सुब्रमण्यम। उन्होंने कन्वे किया है कि आईएमएफ बोर्ड को प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाएं और स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग की जाए फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईएमएफ मनी टू पाकिस्तान। जो भी डेवलपमेंट है, ये एज्यूम करता है सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है, जिसके अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, ये इमीडिएट टॉक कर रहे हैं पाकिस्तान से कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को मिले और वो अपना काम चला सके। एक तो अपना नॉर्मल टाइम का जो खर्चा पानी है वो उसको चला सके, अपनी इकॉनमी सर्वाइव कर सके। इस समय पाकिस्तान की जो इकॉनमी है बहुत ही एक तरह से लो लेवल पे है, और उसको ऊपर करने के लिए, उसको सँभालने के लिए कम से कम पाकिस्तान को पैसा चाहिए, और उसी की गुहार पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ के सामने टाइम-टाइम पे लगाई गई है। पाकिस्तान staved ऑफ एन इंटरनल जो अभी उसका एक्सटर्नल पेमेंट बोरोइंग था, एक बीओपी क्राइसिस जिसको कहते हैं, तो पिछले महीने करीब $3.5 बिलियन का उसके पास रिज़र्व बचा हुआ था। 1 महीने का इम्पोर्ट बिल चुकाने का ही पैसा बचा हुआ था। उसके बाद ही $3.5 बिलियन का जो उसने कर्ज़ा माँगा आईएमएफ से। पाकिस्तान की इकॉनमी 2022 में बुरी तरह प्रभावित हुई थी। वहाँ पर काफ़ी सेवरल जो फ्लड्स आई थी, उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बहुत बुरी हो गई थी, और इसके अलावा बहुत हाई इन्फ्लेशन की वजह से भी वहाँ पर 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में देखा गया। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से जून तक होता है। अब यहाँ पर आईएमएफ की बात की गई है, तो आईएमएफ एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही काम करती है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें करीब 190 190 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 190 इसके अभी आज के डेट के मेंबर हैं। इसको माना जाता है ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल गवर्नमेंट्स को पैसा देने का काम करता है, और एक तरह से लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। कभी भी किसी देश में अगर बीओपी क्राइसिस की कंडीशन हो और फाइनली उस देश को पैसे की ज़रूरत हो, तो ग्लोबल लेंडर इसे बोला जाता है। लेंडिंग सपोर्ट फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ देता है। इसका जो मिशन है ये है वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनिटरिंग कोऑपरेशन, सिक्योर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड
प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और पॉवर्टी को कम करने का भी ये काम करता है। तो ये जो पूरा मुद्दे हैं, जैसे कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आईएमएफ काम करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया में बनी रहे, ये इसका वन ऑफ द मिशन है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन की जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, ये मोटा मोटी आईएमएफ के जो विजन और मिशन है उसका पार्ट है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में एट ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था तो 29 मेंबर कंट्रीज थे इसके फाउंडर, और इसका जो स्टार्टिंग में गोल था वो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोप और यूएसए का पूरी तरीके से इकोनॉमी कोलैप्स की कंडीशन में थी, तो उस समय जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसको संभालने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अभी जो सेंट्रल रोल है आईएमएफ का वो है मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में देशों को या कैसे फंडिंग करनी है, कैसे सपोर्ट करना, ये आईएमएफ का अभी सेंट्रल रोल है। नेक्स्ट न्यूज़ है आईआईएसटी के बारे में। आईआईएसटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वलियामाला त्रिवनंतपुरम में स्टैब्लिश करने का प्रपोजल प्लान किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब त्रिवनंतपुरम केरला में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा फॉर द प्रपोज भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया 2024 नाम से एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है अभी आज के टाइम में, जो कि फ्यूचर डिज़ाइन कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के थीम के साथ ये सेमीकॉन इंडिया 2024 तिरुवनंतपुरम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसके ऑर्गेनाइजर है इसरो, और इसरो का जो सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन दोनों के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, और इसरो की मदद से ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किया जाना है। क्योंकि तिरुवनंतपुरम में चूंकि ऑलरेडी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने के लिए एक आइडियल जो लोकेशन है उसको माना जा रहा है। ये जो सेंटर है ये सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इंडिया में सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उनसे रिलेटेड रिसर्च में ये इन्वॉल्व होगा, इनसे रिलेटेड काम करेगा। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर विल हैव पार्टिसिपेट सेमी विल हैव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विद गवर्नमेंट होल्डिंग स्टेक इन द फैसिलिटी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग होगी मेजर स्टेक, और प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा। ये सेंटर इट विल सी पार्टिसिपेशन बाय ग्लोबल सेमीकंडक्टर जाइंट्स, इंडियन एंड ग्लोबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन स्टार्टअप। तो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर एरिया में और नई लेवल पे रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। प्रधानमंत्री ने इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो लाइन लॉन्च किया है कोलकाता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे को इनॉग्रेट की कोलकाता मेट्रो एस्पेलांडे हावड़ा सेक्शन ऑफ कोलकाता मेट्रो विच passes below the mighty Hooghly River through the country's first underwater transport tunnel। हुगली रिवर के अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट टनल बना के ये जो इंडिया की पहली फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन है वो कोलकाता में स्टार्ट की गई। इसको इनोग्रेट किया प्रधानमंत्री ने। इसकी जो टोटल स्ट्रेच है, लेंथ है, वो है 4.8 किलोमीटर की, और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है 4,965 करोड़ का। ये ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को कोलकाता में कनेक्ट करता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता में लॉन्च की गई बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब अभी रिसेंटली लद्दाख के स्टेटहुड को लेकर लद्दाख के कुछ रिप्रेजेंटेटिव और होम मिनिस्ट्री में जो मीटिंग है वो हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर से लद्दाख में लोगों के द्वारा और वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
जो रैली है, प्रोटेस्ट है, वो किया जा रहा है फॉर स्टेटहुड। प्रोटेस्ट कम्स आफ्टर इनकॉन्क्लूसिव टॉक्स बिटवीन ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग लद्दाख, द लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिर से प्रोटेस्ट हेल्ड किया जा रहा है। अब ये इनकी जो डिमांड है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लद्दाख के लोगों की डिमांड है वो मेनली 3 डिमांड है। पहला तो स्टेटहुड है, लद्दाख को स्टेट यूटी से स्टेट बनाया जाए। दूसरा है इंक्लूजन इन सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी डिमांड है क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। इसके साथ ही डिमांड टू इंक्रीज नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 1 to 2, यानी कि अभी आज के टाइम में एक लोकसभा सीट है लद्दाख में, ये लोकसभा सीट 2 मिले। ये लद्दाख के लोगों की डिमांड है। तो पहला हो गया स्टेटहुड की डिमांड, दूसरे सिक्स शेड्यूल की, तीसरी पब्लिक सर्विस कमीशन की, चौथा 2 लोकसभा सीट्स की। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन। सिक्स शेड्यूल क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड एक शेड्यूल है जो जो प्रोवाइड करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सिक्स शेड्यूल स्टेट मेनली ट्राइबल एरिया के रिलेटेड हैं। और आज की डेट में एज ऑफ नाउ 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको सिक्स शेड्यूल में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। वो 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट अभी हैं। और इसका जो फ़ायदा होता है सिक्स शेड्यूल का, वो होता है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के सेफगार्ड के लिए स्पेशल राइट्स वहाँ के स्टेट्स को दिए जाते हैं। ये फोकस करता है ऑन सेल्फ रूल। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक तरह से एटोनॉमी दी जाती है, इंक्लूडिंग पावर टू मेक लॉ एंड रिसीव सेंट्रल फंड्स। तो उनको वहाँ के लोगों के लिए, उस एरिया के लिए कानून बनाने का भी हक होता है ट्राइबल ट्राइबल लोगों को, और सेंट्रल के द्वारा फंडिंग की जाती है फॉर सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उस फंड को कैसे यूज़ करना है ये भी उस स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वही डिसाइड करता है। ये लोकल कंट्रोल एनेबल करता है, लोगों का कंट्रोल वहाँ के फंड पे, वहाँ के रिसोर्सेज पे एक लेवल से ज़्यादा रहेगा, ये सिक्स शेड्यूल इंश्योर करता है। और कहीं न कहीं गवर्नर और स्टेट का जो रोल है वो कम करता है। तो इसीलिए लद्दाख के लोग सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की जो पकड़ है या जो कंट्रोल है वहाँ के एरिया पे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो ज़्यादा हो जाएगा। और नॉर्मल गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो उस एरिया में कम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है नेवी कमीशंस आईएनएस जटायू एंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। नेवी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स इंक्लूड किए हैं इंडियन नेवी में। और पहला जो कमीशनिंग की गई है वो है आईएनएस जटायू एट मिनिकॉय आइलैंड एट लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप का दूसरा बेस बनाया गया है। लक्षद्वीप का पहला बेस है करावती पे, आईएनएस द्वीप रक्षक के नाम से। करावती पे आईएनएस द्वीप रक्षक है, और अब मिनिकॉय आइलैंड पे आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया है नेवी के द्वारा। और नेवी का पहला MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, जिसको 334 सी हॉक भी कहा जाता है, कोची पे, ये एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट करती है नेवी की फॉर इट्स रोटरी फ्लीट एंड इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। और लक्षद्वीप में दूसरे कमीशनिंग के बाद नेवी की जो पावर है इंडिया के साउथवर्ड ओशियन में, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आईएनएस जटायू is the beginning of phased expansion plan to strengthen India's surveillance and security postures in strategically located island। तो लक्षद्वीप में इंडिया का जो नेवी की पावर को बढ़ाना और इंडिया का सर्वेलेंस और सिक्योरिटी पोस्चर वो इंक्रीज करने का एक तरह से स्टार्टिंग कदम माना जा रहा है। और आगे भी इंडिया का प्लान है कि लक्षद्वीप आइलैंड और उसके आगे जितना भी ओशियन का एरिया है इंडिया के नियर बाई, उसमें इंडिया की जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे जो चाइनीज़ वेसल की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी गई हैं लक्षद्वीप, श्रीलंका और इवन मालदीव्स के एरिया में, उसको प्रॉपर्ली सर्विलेंस में रखा जाए, प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग की जा सके इंडियन नेवी के द्वारा। जो भी सिक्योरिटी पोस्चर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उनमें इंडिया की जो पकड़ है और सर्विलेंस है वो प्रॉपर रहे, वो कम नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए ये जो कमीशनिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मानी जा सकती है। और ये जो
आइलैंड है लक्षद्वीप की, जिस लोकेशन पे इसको आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया, ये 9 डिग्री चैनल के बहुत पास है और क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इसके काफ़ी करीब हैं। यानी कि जो लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उनसे इंटरनेशनल शिप किसी भी कंट्री के हों वो पास होते हैं उस एरिया से, और उस एरिया में इंडिया का पूरा सर्विलेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा। इसके बाद it will strengthen India's Navy's foothold in Lakshadweep Island while extending capacity building and operational reach and sustenance in the region। और ये एक आईएनएस के जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, इंडिया की नेवी का और इंडिया का स्ट्रांग होल्ड उसको भी बढ़ाता है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है वो पहले किया जा चुका था, और अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 और 2023 के लिए प्रेजेंट किए गए, और ये अवार्ड परफॉर्मिंग आर्ट के एरिया में दिए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर होता है, ये लिटरली ऑनर होता है जो दिया जाता है आर्टिस्ट को फॉर हिज और हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म। जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ये परफॉर्मिंग आर्ट के एरिया में दिए जाते हैं और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जा सकता है इन्हें। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1951 में मानी जाती है। 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। एकेडमी अवार्ड्स वर फर्स्ट गिवन इन 1952। एकेडमी फेलोज विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs while एकेडमी अवार्ड कैरीज ए प्राइज मनी ऑफ 1 lakh। ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। विथ 8,565 डेथ, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि 2023 है वो डेडलीस्ट ईयर रहा है पिछले 10 सालों में माइग्रेंट्स के लिए, और ये रिपोर्ट दी गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसने बोला है पिछले एक डिकेड में या 10 यानी कि 10 सालों में 2023 सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स के मरने वाला साल रहा है, जिसमें करीब 8,565 माइग्रेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हुए जिसमें 8,565 माइग्रेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हुए मारे गए। माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने और बताया है कि जो भी सेफ और रेगुलर माइग्रेशन देखा गया है वो पाथवे काफ़ी ज़्यादा अनसेफ थे, बिकॉज सेफ एंड रेगुलर माइग्रेशन पाथवे रिमेन्स लिमिटेड। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं वो इरेगुलर रूट्स और अनसेफ कंडीशंस में जाने के लिए विवश रहते हैं, या उनकी मजबूरी होती है कि वो अनसेफ रास्तों से जाएं, इरेगुलर रूट से जाएं, और जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट पे काम करता है, और 2014 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एज एन ओपन एक्सेस डेटाबेस ऑन माइग्रेंट डेथ एंड डिसअपियरेंस। तो यहाँ पर 2023 को डेडलीस्ट ईयर माना गया है माइग्रेंट्स के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की स्थापना हुई थी 1951 में, और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 175 मेंबर और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं 2023 तक इसके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन के फील्ड्स में ही स्पेशली या डेडिकेटेड होकर काम करता है टू इंश्योर कि जो भी माइग्रेशन वर्ल्ड ओवर चल रहा है वो ऑर्डर में हो, ऑर्डरली और ह्यूमन मैनेजमेंट हो, जिसमें जो भी माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो सेफली पहुंच सके। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी प्रमोट करता है कि माइग्रेशन से रिलेटेड जहाँ भी इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहाँ पर जिन दोनों देशों के बीच, दो देशों के बीच माइग्रेशन हो रहा है वो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें और बाकी देश भी इन माइग्रेंट्स के फेवर में काम करें, बिकॉज माइग्रेंट्स की जो कंडीशन है, जिस फोर्स दे हैव कंडीशन की वजह से वो फोर्स रहते हैं, कंडीशन कहीं ना कहीं उन्हें फोर्स करती है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऐसे माइग्रेंट्स की मदद की जानी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए ऐसे मुद्दों पे। इसके साथ ही साथ ये और काम करता है टू असिस्ट एंड सर्च फॉर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू माइग्रेशन प्रॉब्लम। जो भी माइग्रेशन प्रॉब्लम है उनके प्रैक्टिकल
सॉल्यूशन निकलें और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल सके माइग्रेंट्स को, अगर उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो उन्हें सपोर्ट दिया जा सके। किस तरह से ऑपरेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाए जाएँ माइग्रेंट्स के लिए, जो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, मतलब एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने वाले लोग हैं या माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, उनको कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जेनेवा बेस्ड है और इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं एमी पोप। तो ये थे आज की न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।